नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस क्लास में। इस सेशन की सत्र 2024-25 के जो विद्यार्थी हैं, मैंने YouTube पर कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। आज मैं लास्ट क्लास ले रहा हूं इसकी। आपके जो एग्ज़ाम है प्रस्तावित 26 मार्च को, मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम है 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की। उस लिहाज से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कम से कम 50 से 55 मिनट की ये वीडियो होगी आपकी। और इस वीडियो को एक बार देखने से ये निश्चित है आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, प्रश्न कहाँ से उठने वाले हैं और किस प्रकार से आप उन प्रश्नों का आराम से उत्तर देंगे। एग्जाम की बोर्ड कॉपी में किस प्रकार से लिखना है आपको, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं, बड़े प्रश्नों को कैसे देना है, छोटे प्रश्न कहाँ से कितने, कौन सी प्रश्नावली में से कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, ये सारी कुछ वार्तालाप मैं आपसे करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये इस प्रश्नावली में इन प्रश्नों के आने की बहुत बड़े चांस है। तो देखते रहिए मेरे साथ। आ जाइए, मैंने 1 और 2 प्रश्नावली के पहले करवा चुका हूं वैसे में, लेकिन फिर भी बता दूं, मैंने लास्ट जो 2 वीडियो हैं उसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ये दोनों करवा चुका हूं। इस वीडियो में मैं 3 से लेकर के और कंप्लीट 14 तक करवाऊंगा। तो जो पहली प्रश्नावली है हमारी वो 4 नंबर की है, ये मैं बता चुका हूं। दूसरी जो प्रश्नावली है अपनी वो भी 4 नंबर की है। इसमें 2 जो प्रश्न आएंगे वो तो साहब 1-1 अंक के आएंगे, कैसे आएंगे वो भी बता चुका हूं। और एक जो प्रश्न है साहब वो आएगा इसमें 2 अंक का। ठीक है, ऐसे ही इसकी व्यवस्था है। 2 जो प्रश्न है साहब वो तो आएंगे अपने 1-1 अंक के, और एक जो प्रश्न है साहब वो आएगा अपना 2 अंक का। ठीक है, तो यहां 2 प्रश्न 1-1 अंक के, ये 2 अंक, ये 2 अंक, तो टोटल कितना हो गया 4। ये 2 प्रश्न 1-1 अंक के, तो यहां 2 और यहां 2, तो ये टोटल कितना हो गया 4। यानी कि ये इस व्यवस्था में पिछली 2 वीडियो हैं इससे जस्ट पहले की, उसको आप देखो। छोटी छोटी वीडियो हैं 10-10 मिनट की। अभी मैं ये पूरी एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज नंबर 3 पर। लास्ट की जो 2 वीडियो हैं, दोनों प्रश्नावलियों में प्रश्न भी वहीं से पूछे जाएंगे, देखना ना भूलें। तो आ जाइए साहब एक्सरसाइज नंबर 3, यानी जो आपकी प्रश्नावली 3 है, इसका सब जो अंक भार है ना और प्रश्नों की संख्या है, यहां से 2 प्रश्न तो आपके वही 1 अंक, और एक प्रश्न है साहब वो आपका 2 अंक। ये व्यवस्था है। तो इसके जो टोटल प्रश्न है वो कितने हो गए सब, वो हो गए आपके 3 प्रश्न, यहां 2 अंक, यहां 2 अंक, टोटल कितने 4, और प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 3। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊं। देखो, जैसे पहला एक प्रश्न है x + y बराबर 4 और x - y बराबर 2। प्रश्न यह है साहब आपका कि रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा। ये आपके मॉडल पेपर का ही प्रश्न है। ठीक है, 1 नंबर का 1 अंक के ऐसे प्रश्न आने की, जैसे मान के चलो ये 2 हो गए। अब इसमें से आप आराम से निकाल सकते हैं x + y बराबर 4, x - y बराबर 2। आपको विलोपन विधि पढ़ाई होगी जहां भी आप पढ़े हैं। ये कट गए, x और x कितना बचा साहब 2x, 4 और 2 6, 2 तिया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई साहब 3। x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, 3 + y बराबर 4, y बराबर ये 3 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा साहब कितना 1। ये आगे x का मान 3 और y का मान 1, जहां भी ये दोनों ऑप्शन में है उसको ये अपन टिक कर देंगे साहब, ये दोनों।
जहां x का मान कितना 3 और y का मान 1। और भी देखो छोटे प्रश्न, जैसे एक समीकरण आपको दे दिया 2x + y = 6। एक अंक में ही जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं 2x + y = 6। अब इसको संतुष्ट करने वाले जैसे ऑप्शन में दे दिया आपको 1,2, दूसरे ऑप्शन है आपके पास 2, 1, तीसरा है साहब 2, 2 और चौथा है साहब 1, 1। अब इसको पूछ लिया साहब आपको प्रश्न के रूप में कि इसको संतुष्ट करने वाले कौन से मान हैं इनमें से। तो आप देखो x की जगह अपन 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 4, यानी ये तो नहीं हो रहा साहब। फिर 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी नहीं हो रहा साहब। फिर ये रखो तो 2 दूनी 4 और y की जगह 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी ये हो रहा है। तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2। इसको रखने पर 2x + y = 6। संतुष्ट का मतलब क्या है वो समझो। इस समीकरण के दो पक्ष हैं साहब, ये तो है बायां पक्ष और ये है सब दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष में मान रखने पर ये दायां पक्ष आ रहा है, तो इसका मतलब ये समीकरण क्या है, संतुष्ट है। ठीक है, अगले और भी देखो छोटे छोटे सवाल आपके, जैसे देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में क्या हुआ है 3x + 2y = 11। ये ही संतुष्ट करने वाले मान थे। ऑप्शन में से रख लो x और y की वैल्यू, पहला मान x का और दूसरा मान y का। देख लो 11 जहां आ रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2023 में ऐसा पूछा है सवाल। अब एक ऐसा सवाल और पूछता है इकाई और दहाई अंक वाला। देखो जैसे इकाई का अंक दे दिया उसने x और दहाई का अंक दे दिया सब y। अब ये संख्या क्या बनेगी ये पूछता है आपसे, ऑप्शन में दे देता है। अब x y की जगह और भी कुछ दे सकता है, तो ध्यान रखना ये एक फॉर्मूला होता है 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। क्या है सर, 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 × दहाई का अंक y प्लस इकाई का अंक x, तो ये हो जाएगा साहब 10y + x। यहां पर अगर ये इनको चेंज कर दें हम, इकाई का अंक y और ये x, तो ये हो जाएगा सब 10x + y। जैसे भी वो देता है आपको एग्जामिनर, ऐसे सवाल आने की चांस है, ये आप देख लेना इस टाइप के। मैं आपको वही यहां बता रहा हूं जिनके आने के कंप्लीट चांस है, फालतू चीजें मैं आपको यहां नहीं कराऊंगा, है ना। कंप्लीट सिलेबस मैंने करवाया हुआ है। अब आपके सब 2 नंबर के जो सवाल है, उन 2 नंबर के सवालों में आपको समीकरण के रूप में देगा साहब। क्या करेगा, समीकरण के रूप में देगा। जैसे कोई सवाल दे दिया या तो विलोपन या प्रतिस्थापन, समझिए मेरी बात को, या तो विलोपन और या फिर साहब प्रतिस्थापन। आपके 5 कलम और 7 पेन वाला जो सवाल है वो ठीक है, ठीक है। या फिर एक संपूरक वाला सवाल है, संपूरक कौन है, ठीक है। ये जो सवाल है ये काफी ठीक है। ये ठीक है, इनमें से आप इन सवालों को भाषा के जो समीकरण है, भाषा के समीकरण है आपके, ठीक है, उसमें से आपको एक 2 नंबर का सवाल पूछेगा। और भाषा के समीकरण आपके ये जो अपनी एक्सरसाइज 3.2 के तीसरे में सवाल है 5, संपूरक कोण, बड़ा कोण, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये जो मैंने बताया है। तीसरे के 3.2 के
3.2 के तीसरे में 5 हैं, इन पांचों में से एक सवाल आने की संभावना है। उनमें से भी मैंने बता दिया संपूरक कोण, और फिर ये तो शुरू में दे रखा है एक ही। ये हुई साहब आपकी प्रश्नावली 3। अब आ जाइए आपके एक्सरसाइज नंबर 4 पर चलते हैं साहब। किस पर? 4 पर। 4 प्रश्नावली में से एक ही सवाल पूछा जाएगा। 4 प्रश्नावली में से क्या होगा साहब? एक ही सवाल पूछा जाएगा। प्रश्नावली 4। और इसमें से जो सवाल पूछा जाएगा ना, वो साहब आपका 4 नंबर का होगा। कितने का? 4 नंबर का। तो इसका मतलब ये है कि आप छोटे सवाल तो इसमें से देखना ही मत, ठीक है। और छोटे सवाल में जैसे यदि कोई 1-2 नंबर का आ जाता है तो द्विघात समीकरण से संबंधित है। जैसे ब्लूप्रिंट के आधार से थोड़ा बहुत यदि कोई आपको है ना, तो द्विघात समीकरण के रूप में आपके जो जितने भी आपके समीकरण हैं, ऐसे कोई x² + 5x + 6 है ना, उच्चतम घात 2 है, इसके मूल पूछ ले, ठीक है, या फिर इसको शून्य से संतुष्ट करवा ले, मूलों की प्रकृति, ऐसे समीकरण की ध्यान देना। मूलों की प्रकृति क्या है साहब? मूलों की प्रकृति पूछ ले। ये मूलों की प्रकृति का ये फॉर्मूला है b² - 4ac। आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। a x का गुणांक होता है जो 1 है, x² गुणांक a जो 1 है, b x का गुणांक जो 5 है, और c अचर पद जो कितना है 6। यहां से आप मूलों की प्रकृति, ऐसा सवाल आपको आ सकता है, ठीक है। और एक इसमें और ध्यान रखना एक चीज, एक फॉर्मूला है आपका x² - शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये ध्यान रखना आपको, जैसे 2 शून्यक दे दे साहब, अब वो 2 शून्यक दे या 2 शून्यकों का योग और गुणनफल दे, वो आपको समझने वाली बात है। मैं क्लास में भी कई दफे बताता हूं बच्चों को, आपको भी बता रहा हूं कि 2 शून्यक दे, जैसे 1/2 और 1/2, ये 2 शून्यक दे दिया। अब तो आपको इनका योगफल भी याद करना है और गुणनफल भी याद करना है, तब यहां लिखना है। और वो डायरेक्ट ही बोल दे कि नहीं साहब योग और गुणनफल क्रम से 1/2 और 1/2 है, तो आपको जोड़ना और गुणा करना नहीं है, डायरेक्ट यहां रखने हैं। ये ऐसे दे जब तो आपको जोड़ के और गुणा करके रखने, और यदि ऐसे दे तो आपको डायरेक्ट यहां रखने हैं, ठीक है। और अब आ जाती है आपकी प्रश्नावली 5। इसमें से यही है, यहां से आपको सवाल पूछा जाएगा 1-4 नंबर का, ठीक है। या फिर एक सवाल मैं 2 भाग जैसे कर देते हैं, 2-2 नंबर के, वो भी आपको छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में। अब आ जाती है सब आपकी प्रश्नावली नंबर 5, और प्रश्नावली 5 है आपकी साहब 6 अंक की। प्रश्नावली 5 6 अंक की। कितने की है सब? 6 की। और 6 में भी आपके 3 भाग, एक प्रश्न 1 का, और एक प्रश्न आपके इसमें 2 नंबर का है, एक प्रश्न 3 नंबर का, ठीक है। ये है सब। ये हो गए साहब आपके 6 नंबर, 3, 2, 5 और 1 6। तो आपसे छोटा प्रश्न भी है, यहां से 2 नंबर का प्रश्न भी है और 3 नंबर का भी है। अब पहली बात तो ये है साहब कि यहां से आपको ये समांतर श्रेणी, जैसे A1, A2, A3 ... AN,
ऐसे कोई अगर समांतर श्रेणी दी हुई है कोई संख्या के रूप में, तो आपको इसका व्यापक पद भी आना चाहिए, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको समांतर श्रेणी दे दे 2, 4, 6 और ऐसे करके फिर आपसे पूछे कि इसका अगले 4 पद ज्ञात करो, अगले 3 पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी बिल्कुल है साहब, 4 में से 2 गई तो 2, 6 में से 4 गई तो 2। यदि आपसे कह दे कि ये समांतर श्रेणी है तो आप डायरेक्ट पद ज्ञात करो। यदि आपसे पूछे कि इसको ज्ञात करो ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आपको क्या करना है, इनके 2 पदों का अंतर ज्ञात करना है बच्चों। अंतर जब ज्ञात हो जाएगा तो आपको यदि अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है, और है तो फिर अगले इसके 3 पद 4 पद जो भी है पूछ रहा है वो ज्ञात कर दो। आपके सवाल भी है 5.1 में, ठीक है। 1 नंबर के सवालों के रूप में बता रहा हूं मैं आपको। इसके फॉर्मूले हैं वो भी हम पर आने चाहिए। जैसे एक तो ये हो गया, एक आपको समांतर श्रेणी का ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ऐसे इनके 2 फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और है n/2 a प्लस एल। अपन इसको एल बोल दें या फिर एल की जगह अपन ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दो, बात एक ही है, अंतिम पद है, ठीक है साहब। अब आपके साथ वो 2 नंबर का भी सवाल है, इसमें से कितने का है, 2 नंबर का भी है। 1 नंबर के में जैसे आपसे ये सवाल पूछ लिया इसने, देखो 18 ए कॉमा बी और -3, ये समांतर श्रेणी में है। अब आपसे पूछ लिया बताओ ए प्लस बी क्या है, ये 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है साहब, 2023-24 में, लास्ट ईयर। अब ये बताइए कि आपको नहीं पता कि a बराबर 8 है इसमें, भाई प्रथम पद ये बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका a बराबर 8 है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो a4 बराबर कितना है, -3, ये a प्लस 3d बराबर -3। a का मान यहाँ रखो, 8 प्लस 3d बराबर -3, ये 8 उधर जाएगा, सॉरी 18, a का मान 18 है या 8 है, बिल्कुल सब 18, ये 18 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सब 3d बराबर -3 - 18, तो 3d बराबर 18 और 3 21, 3 7 21, तो d की वैल्यू आ गई सब -7। अब यहाँ ये क्या है, ये a2 है और ये क्या है साहब, ये a3 है, तो ये a प्लस डी और ये a प्लस 2d। मैंने अभी बताया था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको आना चाहिए। a कितना है साहब 18 और d कितना है -7, तो ये हो गया साहब 11। a कितना है साहब 18 और d कितना है साहब -7, d की वैल्यू -7 है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये देखो 7 दूनी 14, 18 में से 14 तो कितने बचे साहब 4, तो ये 7 और ये 4। अब इन दोनों का टोटल पूछा है तो 7 + 4 बराबर 11, ये इसका क्या हो जाएगा साहब, आंसर हो जाएगा। आराम से ऐसे 2 नंबर के रूप में ऐसा सवाल, 1 नंबर का मैंने बता दिया, 2 नंबर के रूप में ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है, ये है। अब बात आती है सब 3 नंबर के सवाल की। समांतर श्रेणी में आपको पद ही पूछ सकता है बीच में से, ठीक है। 3 नंबर का जो सवाल है वो इसमें ये ध्यान रखना, आप आपके सवाल हैं बीच में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं, या फिर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ऐसी भाषा वाली जिनकी ट्यूनिंग है ना, वो आपके, जैसे इसमें दे रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से भाज्य है ना, तो वो कितनी संख्या यानी किसका मान पूछा है, n का। ऐसे सवाल आपके कितने 3 नंबर के, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को योगफल। ऐसे सवाल आपको, जो संख्याएं भी आपको ध्यान करनी है कौन सी है, मैंने क्लास काफ़ी डाली हुई है समांतर, पूरी आपकी 50 से 60 क्लास है यूट्यूब पर, 10th क्लास की मैथमेटिक्स कंप्लीट है, समांतर श्रेणी और इसको सबको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखना आप, जैसे ये 3 अंकों वाली प्रथम 10, ऐसे भाषा वाले जो सवाल हैं और भी है ना, प्रथम 2 से धन पूर्णांकों का योगफल, ये पूछ ले, प्रथम 2 से धन पूर्णांक,
अब 1 से लेकर के और 200 तक, ठीक है। इस प्रकार से आपसे इसमें से ये पूछ सकता है। अब आ जाइए साहब अपनी प्रश्नावली नंबर 6। कितनी साहब? 6 आ जाइए। 6 प्रश्नावली है साहब आपकी 4 अंक की। कितने की है साहब? 4 की। इसमें साहब 2 प्रश्न 1-1 अंक के और 1 प्रश्न 2 अंक का, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें से किस प्रकार से, जैसे आप ध्यान देना, इसमें से 2 प्रश्न 1-1 अंक के वो पूछ सकता है। तो 1-1 अंक के, जैसे इस प्रश्नावली का नाम है अपने का त्रिभुज। क्या है साहब? त्रिभुज। इसमें एक प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये जो प्रमेय है ना साहब, इसको आप ध्यान रखना। ये प्रमेय क्या है? इस पर आधारित एक सवाल 100% आपसे पूछेगा वो। जैसे ये त्रिभुज है ABC और इसको यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया रेखा ने बिंदु D और E पर, ये मध्य बिंदु है इसके, तो ये इसके समांतर होती है। अब ये प्रमेय क्या है? इसके समांतर है तो इसको समान दोनों भागों में विभाजित करती है। इसका और इसका भाग इसके और इसके भाग के बराबर होता है, यानी कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। अपन इस प्रमेय को सिद्ध भी करते हैं, है ना, सिद्ध भी करते हैं साहब। वास्तव में दोनों समांतर हैं तो क्या अनुपात में, और इसका विलोम भी सिद्ध करते हैं। अब आपको मान दे देगा 1 2 4, अब ये मान पूछेगा तो आप अनुपात निकाल के इसको कुछ भी मान लो, x y z जो भी है, और आप वज्र गुणा करके आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा सवाल आपको 2 नंबर में आएगा, ठीक है। 1 नंबर के रूप में आपके सवाल, जैसे समरूप और सर्वांग-सम 2 शब्द हैं, ठीक है। खाली जगह के रूप में, अवच्छेद के रूप में, जो भी है 1 नंबर वाला जो ये सवाल है, जैसे सभी वर्ग पूछ लिया, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप या सर्वांग-सम। सभी वृत्त सर्वांग-सम तो नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं साहब? समरूप होते हैं, ठीक है। और सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भाई एक जैसी आकृति, वर्ग चाहे आप छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ और बड़ा बनाओ, चारों वजह इसकी क्या बनानी पड़ेंगी? बराबर बनानी पड़ेंगी। तो ये इस प्रकार से आपके सवाल है। वर्गों का जो युग्म है वो भी समरूप आकृति होती है, वृत्तों का युग्म भी समरूप आकृति होती है। सर्वांग-सम वो होती है जिनकी आकार के साथ, आकृति के साथ साथ उनका आकार भी बराबर हो। ये होगी आपकी प्रश्नावली 6। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, 6 प्रश्नावली इतना ही बहुत पर्याप्त है, ठीक है साहब। अब आ जाओ आपके प्रश्नावली नंबर 7 पर। खा जाओ 7 पर, और 7 प्रश्नावली 7 अंक की है साहब। कितने की है? 7 की। और इसमें से प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। दो प्रश्न 1-1 अंक के, ठीक है साहब। एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 3 का। हो गए 2 प्रश्न 1-1 अंक के, तो ये 2 अंक हो गए। ये एक प्रश्न 2 का, ये 2 और ये 3, 3 2 5 और 2 7, ये बराबर 7 अंक आपके इस प्रकार से हुए। अब सुनिए, प्रश्नावली 7 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है आपकी, ठीक है। और इसमें से मैं वो बताने वाला हूं जो आएगा। क्या बताने वाला हूं सर?
इसमें से अपन वो बताने वाले हैं जो इसमें आएगा। अब सुनो 1 नंबर का प्रश्न। आपसे एक प्रश्न पूछा इसने, बिंदु P 5, -4 की x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष से दूरी पूछी है आपसे, तो आप बताओ क्या बताओगे। ऑप्शन दे दिया 5, 0, 4, 16। 5, 0, 4, 16 ये ऑप्शन है। x ध्यान रखना, ये दो आपके x हैं, x और y ये अक्ष हैं आपके दो। यदि इस x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, s अक्ष से दूरी यानी कि ये y ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो ये है y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी तो ये है x निर्देशांक। तो इसने पूछी है x अक्ष से दूरी, तो इसका y निर्देशांक कितना, -4। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये सिर्फ इसलिए है कि ये दिशा दिखाने के लिए, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ सिर्फ दिशा के लिए है, ठीक है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। मैं वापस डिफाइन करता हूँ, यदि यहाँ पर -4 होता तो ये गलत था, सही ये 4 ही है। तो यहाँ लिखेंगे अपन कितना, 4। यदि ये पूछे साहब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी होगा x निर्देशांक में। वापस बोल रहा हूं, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, ये ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक यदि इसमें दूरी है तो आप ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, आप उसको धनात्मक लिखेंगे। जैसे यहां मान के चलो -5 है, फिर भी आप क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती बेटा, माइनस सिर्फ दिशा दिखाने के लिए होता है। अभी आ जाओ 1 नंबर के सवाल के रूप में, ठीक है। ये पूछ ले सिंपली, -3, ये कौन से चतुर्थांश में, आपके 4 चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको पता होने चाहिए, इसमें दोनों प्लस, इसमें एक माइनस, एक प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें एक प्लस और एक माइनस, इस प्रकार से। तो इसमें ये माइनस और ये प्लस, तो ये दूसरे चतुर्थांश की बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आती है सब आपके 2 नंबर के सवाल। एक ध्यान रखना, जैसे ये पूछ रही आपके 4,3 में भुज क्या है और कोटि क्या है। भुज x और कोटि y। भुज x अक्ष होती है जो 4 है, कोटि y अक्ष होती है जो कितना है, 3, ठीक है। x अक्ष भुज और y अक्ष कोटि, ये ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछ सकता है, शब्द ध्यान रखना। और मैं बता दूं आपको 2 नंबर के सवाल में, मूल बिंदु से 3,4 की दूरी, जैसे ये पूछ लिया, मूल बिंदु की 3,4 से दूरी। अब मूल बिंदु को समझ में आना चाहिए, 0,0 है। 2 बिंदुओं की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको अपन वो ही 3 - 0 का वर्ग और +4 - 0 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का 16, तो ये 25 और 25 का कितना, 5 वर्ग। ये मैं थोड़ा स्पीड से, इसलिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सवाल कैसे आएंगे वो आप सॉल्यूशन करो। यदि नहीं होते हैं तो आप उसी एक्सरसाइज पर जाओ, वीडियो को देखो। यदि समझ में नहीं आ रहा तो, और यदि आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पर सवाल ये आते हैं तो आपको वीडियो पर जाने की कोई जरूरत नहीं है समय खर्च करने की फालतू में। आप सिर्फ इसमें इतना देख लो कि सब ऐसे सवाल आपको आने वाले हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें 7.1 में सवाल नंबर 3, 7.1 का प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 7, ठीक है सब। और 7.2 में ये प्रश्न संख्या 5, ठीक है सब। और प्रश्न संख्या 4, जहां कहीं भी आपके 7.1 और 7.2 में x या y अक्ष से विभाजन है वो सवाल मोस्ट है। जहां कहीं भी दे रखा है कि ये x अक्ष द्वारा विभाजित होता है y अक्ष द्वारा, उनको आप करके जाना, ठीक है। ये हो गए साहब आपके
3 नंबर के सवाल। अब आ जाओ आपके प्रश्नावली 8। त्रिकोणमिति है आपकी, और त्रिकोणमिति है सब 8 नंबर की। 8 ही अंक की है। सवाल किस प्रकार से है? दो प्रश्न एक एक नंबर के, और एक प्रश्न 2 का, और एक प्रश्न 4 नंबर का। हो गए ये 2 प्रश्न एक एक नंबर के थे। 2 2 और 2 4 और 4 8 अंक, ये टोटल। यानी इसमें से एक एक नंबर के 2 प्रश्न हैं, और एक 2 नंबर का प्रश्न है, और एक कितने का है? 4 का। मैं आपको बता दूं वो कहां से है। तो पहली बात तो मेरे साहब ये लिख लीजिए कि आपको त्रिकोणमिति की सारणी में, कोई नहीं बता रहा इसको, तो त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो आप पर आनी चाहिए, मानों वाली। त्रिकोणमिति की जो सारणी है सब, जो मान है आपके कंप्लीट साइन से लेके कोसेक तक, 0 30 45 60 90, ये आपको जाके बना लेनी है कॉपी के लास्ट पेज पर। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप मान रखेंगे और तुरंत निकालेंगे। 9 प्रश्नावली में देखो, एक 5 अंक की प्रश्नावली है। इसमें एक 3 अंक का, और इसमें 2 प्रश्न 1 अंक के। 2 प्रश्न 1 नंबर के और एक 3 अंक का जो सवाल है इसमें। तो आपको छोटे छोटे जो सवाल हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए। 49 कौन? 49 उन्नयन कुछ भी बोले, बात एक ही है। ठीक है सर, आपको याद होना चाहिए पूरा कौन, आपको याद होनी चाहिए दृष्टि रेखा, ये सब आपको आना चाहिए। और इसमें से जो सवाल मोस्ट है वो मैं आपको बता दूं। सवाल नंबर 2, प्रश्न संख्या 9 प्रश्नावली में सवाल नंबर आपका 5वां, और सवाल नंबर आपका 8वां। ये सवाल हैं जो आपको आने लायक हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली प्रश्नावली 10 की ओर। ये प्रश्नावली है आपकी, जो 10 प्रश्नावली है ये सब 6 अंक की। एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 का, और एक प्रश्न कितने का है? 3 अंक का है। अब मैं इसमें से यदि आपसे बात करूं कि आपसे कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो व्रत से संबंधित जितने भी है आपके पॉइंट हैं, ये जो स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ठीक है, एक ये 2 नंबर 1 नंबर के जो प्रश्न है, जैसे भाई बिंदु से खींच गए स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीजें आती है। स्पर्श रेखाओं से संबंधित जितने भी पॉइंट है ना वो आपको याद होने चाहिए। वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, बाह्य बिंदु से कितनी खींची जा सकती है, एक बिंदु पर कितनी खींची जा सकती है, और वृत्त पर कितनी की, एक बिंदु पर 1 और वृत्त पर अनंत, एक बिंदु पर तो 1 और वृत्त पर कितनी? अनंत। तो ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। ठीक है, और साहब एक ऐसा सवाल जरूर आएगा जैसे 10.2 का सवाल नंबर 1 है। ठीक है, 10.2 का सवाल नंबर 1, ये एक बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है ना, इस प्रकार का सवाल। ये सवाल नंबर 3 भी ठीक है। इसमें सवाल नंबर 6 बहुत मोस्ट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है ये सवाल नंबर 6, जितना सरल उतना ही मोस्ट। और सब सवाल नंबर 10, ये 3 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ये यहां से 3 नंबर में, 2 नंबर का तो ये छोटा सा ही प्रश्न बनेगा, 2 नंबर का ये बन सकता है यहां से। ठीक है, बाकी 3 नंबर में ये 3, 6 और 10, इसमें से कोई सभी सवाल आने की संभावना है। 1 नंबर के में तो आपको नियम याद करने पड़ेंगे
ये हुई साहब आपकी प्रश्नावली कितनी, 10। अब साहब आपकी आती है प्रश्नावली 11, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये है आपके 5 नंबर की प्रश्नावली। कितनी आती है साहब आपकी, 11, और ये 5 अंक की है। कितने अंक की है, 5 अंक की है। और इसमें 3 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 का। 3 प्रश्न 1 का और 1 प्रश्न कितने का, 2 का। ठीक है, तो ये तो 3 नंबर और 2 नंबर, तो टोटल अंक तो 5 हो गए आपके। टोटल अंक तो कितने हो गए, 5 हो गए। अब 11 प्रश्नावली में से 1-1 नंबर का है, ये है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सॉरी व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है सब, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। अब छोटे छोटे सवाल कहां से बन रहे हैं इसमें साहब, छोटे छोटे सवाल। एक आपके ना ये सूत्र आने चाहिए, एक तो त्रिज्यखंड, और ये एक मोस्ट जो चीज है वो मैं आपको बता दूं 2-3 बात। ये घड़ी की मिनट की सुई द्वारा और घंटे की सुई द्वारा जो कोण है, आप पर नहीं आते हैं तो इसकी वीडियो आप देख सकते हो जा करके, इनमें आने की संभावना है। एक दूसरी चीज है आपकी, 1 नंबर में आपको ऐसा सवाल देगा, जैसे कह देगा कि त्रिज्या तो है उसकी p और कोण थीटा है x। अब क्षेत्रफल का सूत्र बताओ त्रिज्यखंड का, तो ये पाई r स्क्वायर नहीं, अब p स्क्वायर होगा, थीटा की जगह x अपॉन 360। ध्यान रखना, ये जिसको त्रिज्या से डिनोट कर दे, थीटा को डिनोट कर दे, वो ही आपको यहाँ लिखना है, गड़बड़ी नहीं करनी है। 1 नंबर में ऐसा सवाल आएगा। 2 नंबर में ऐसे सवाल मिनट की, 1 नंबर में भी ये आ सकता है। अब 2 नंबर में सवाल ऐसा घड़ी की मिनट की सुई संबंधित आए और फिर उसमें 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ऐसा पूछ ले। जैसे इसमें मैं बताऊं, हाँ ये है आपका साहब 11.1 का पहला ही सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। तीसरा सवाल 11.1 का पहला सवाल, तीसरा सवाल, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, पाई की वैल्यू जब तक आपसे अन्यथा ना बोली जाए तब तक आप 22/7 ही लेंगे। जब ये बोल दे तो आप जो बोल रखी है 3.14 या फिर 1, जो भी आपको मान दे रखा है वो आप लेंगे, ठीक है। और इसमें सवाल नंबर 6 भी ठीक है, ठीक है साहब। और साहब सवाल नंबर 8, ये सवाल इसमें बढ़िया है, पूछने लायक है, पूछेगा और ये सब आपको करने पड़ेंगे। अभी आपका जो प्रश्नावली है वो है 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से छोटे प्रश्न भी हैं और बड़ा प्रश्न है। ये आपके 6 नंबर की प्रश्नावली है, ठीक है। 1-1 नंबर के काफी सवाल है इसमें, 1-1 नंबर के काफी सवाल हैं, मतलब 6 प्रश्न 1-1 नंबर है, बड़ा प्रश्न नहीं बोल रहा है इसमें से। तो आप ये लगा लो कि जितने भी आपके घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला, जितने भी फॉर्मूले हैं संबंधित, वो आपको कुछ भी बना दे, कुछ भी लिख दे, त्रिज्या कुछ भी लिख दे, ऊंचाई कुछ भी लिख दे, आपको याद होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए घन के पृष्ठ कैसे होते हैं, घनाभ के कैसे होते हैं, घन किससे मिलकर बनता है, घनाभ किससे, बेलन का निर्माण किससे होता है, शंकु का किससे होता है, अर्धगोला का। शंकु एक समकोण त्रिभुज से मिलकर बनता है और बेलन का एक आयत से, घनाभ भी आयत और घन वर्ग। अर्धगोला आपको पूरा गोला होता है, उसको आधा अपन काट देते हैं, वो अर्धगोला, ये ध्यान रखना।
अर्धगोले का परिमाप में जब उसको काट देते हैं ना तो ये अलग है और ये अलग है, तो इसका ये अलग पाई आर प्लस 2r ये जुड़ता है। 2r क्यों जुड़ता है? क्योंकि ये व्यास हो जाता है। ठीक है, अभी एक एक नंबर के ये सवाल हैं, इनमें से आपको करना एक एक नंबर के ही आपके इसमें से सवाल है। बड़ा प्रश्न यदि कोई पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर दोगे। अब आ जाइए आप प्रश्नावली नंबर 13 पर सांख्यिकी। अब किसी को यदि पास ही होना है तो ये 13 नंबर की है। शतरंग यदि आपके कम जाते हैं 20 से तो आपको और सवालों को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और खाली यदि पास ही होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके अलावा एक दो प्रश्नावली और आराम से पढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखना, लास्ट जो 12 प्रश्नावली है उसमें से ऐसे सवाल पूछेगा, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा, जैसे घन का दे दिया, भुजा पूछ ले। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे, आयतन दे, तो आप उसको सूत्र के बराबर करेंगे और भुजा का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे सवाल आपसे जरूर पूछेगा वो। अब 13 प्रश्नावली में सिस्टम क्या है वो सुनो आप। 3 सवाल हैं सब। एक 6 नंबर का, सॉरी, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, और छोटे छोटे सवाल भी पूछेगा। ये 4 और 3 7 6 सवाल, छोटे छोटे 6 सवाल पूछेगा, और एक 4 नंबर का और एक 3 नंबर का। आप सांख्यिकी में जितने भी माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप उनको हल करोगे, क्योंकि काफ़ी संख्या है। 6 नंबर बहुत मार्जिन, बड़ा मार्जिन लेके चलता है ना। छोटे छोटे प्रश्न यदि 5-6 नंबर किसी प्रश्नावली में से आ रहे हैं तो छोटे छोटे सवाल हैं। आपके आंकड़ों की संख्या सम और विषम में जो माध्यिका है ना वो ध्यान रखना। जैसे 1 2 3 4 5 7 9 ऐसे दे दी। अब इनकी माध्यिका पूछे 1 2 3 4 5 6 7, ये आंकड़े सम विषम तो उस माध्यिका का सूत्र अलग अलग है। m बराबर n/2 वां पद, n+1/2 वां पद, या फिर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, उस हिसाब से इनकी माध्यिका निकलेगी। यदि आपको नहीं आती है प्रश्नावली तो आप मेरी वीडियो पर जाइए और वहाँ पढ़िए, आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, और अब सुन लीजिए, या तो आपके साथ में माध्य प्लस माध्यिका, या सब माध्यिका और माध्यिका के साथ में बहुलक, या सब बहुलक और बहुलक के साथ में माध्य, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये आएगा। अब आ जाएगी सब प्रायिकता। क्या आ जाती है? प्रायिकता। और अब वहां आपको मैं मोस्ट नहीं बता सकता 13 प्रश्नावली में, क्योंकि वो आपको वही माध्य, माध्य का बहुलक क्लियर करना है और उन्हीं में से आएगा। ये 4 अंक की है साहब। कितने की है? 4। छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं और 1-2 नंबर का सवाल भी आता है, छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, अब आपको प्रायिकता से संबंधित क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है साहब। प्रायिकता से संबंधित आपको बहुत सारी चीज ध्यान रखनी है। बहुत सारी तो नहीं, खैर एक तो सूत्र, एक प्रायिकता की घटना, संभव और असंभव। संभव का मान क्या है, असंभव का मान क्या है, और दोनों का टोटल क्या है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी था, PE + PE' बराबर 1। फिर सिक्का, पासा और आपके ताश। आपके पासे की उछाल के सवाल आने की संभावना है, या फिर सिक्के की 2 उछाल पूछे। ठीक है, पासे के आने की संभावना है। आपके पासे के रूप में कोई सवाल आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पासे में यदि वो ऐसी संख्या है, आप 1 से लेकर 6 तक, और आपसे पूछ ले 2 से भाज्य अभाज्य संख्या इसमें, तो 2 से भाज्य अभाज्य संख्या केवल 2 है,
क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है और यही 2 से भाज्य है और ये अपवाद है। अभाज्य संख्या 2 से भाज्य नहीं है कोई भी, सिर्फ इस 2 को छोड़कर। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 संख्या होती है, जिनमें 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक संख्या होती है सब आपकी 10। ये टोटल ऐसे 25 होती है। ये हुई आपकी प्रायिकता का सिस्टम। ठीक है साहब, ये मैंने कंप्लीट आपको सवाल बता दिए हैं, जैसे आपको सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। आई होप आपकी चीज़ें ढंग से समझ में आई होंगी और आपको मेरी तरफ से आपको होने वाले 26 तारीख में एग्जाम के बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। यदि आपने निश्चित रूप से अच्छी मेहनत की है पूरे साल भर बिना थके और आप लड़ते रहे हैं यदि आपकी मंजिल को पाने के लिए, तो निश्चित रूप से वो समय वो पल अब ज़्यादा दूर नहीं है जब आपके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर 100 में से 100, 97, 98, 95, 90 प्लस नंबर स्कोर करना बहुत अच्छी बात है अपने आप में। और 100 में से 100 आ जाएं, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सवाल यदि आप आता है तो नंबर आएंगे और नहीं आता है तो आप उसको शुरू। इसमें ऐसा नहीं होता यदि, एवं, किंतु, परंतु, क्योंकि ऐसे लाइन नहीं भर सकते इसमें। ये ऑथेंटिक सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके 2 पेपर बचे, एक संस्कृत और एक मैथमेटिक्स, और दोनों में ही अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, यदि अब तक आपके नंबर कट रहे हैं या नहीं कटे, जो भी है अब नहीं कटेंगे यदि आपने ढंग से मेहनत की है। ठीक है साहब, धन्यवाद साथियों, मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके साथ। और मेरी पूरी साल आपने क्लास के साथ जो एंजॉयमेंट किया है, जो आपने बढ़िया अनुभव साझा किया, आपका कमेंट किए हैं, आपने पढ़ा है ढंग से और लाइक कमेंट क्लास को शेयर किया है, उसके लिए मैं आपको वापस पुनः ढेरों सारी शुभकामनाएं और आपको एग्जाम के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।